प्रशासन के द्वारा भूमि की हदबंदी करने गई टीम को किसानों के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। गदरपुर के खेमपुर गांव में 50 वर्षों से वर्ग 4 की भूमि पर खेती कर रहे किसान अशोक भंवरी की जमीन पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जमीन को अपना बताकर भूमि हदबंदी करने लगे, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। किसानों ने 20 दिन का समय मांगा। प्रशासन की टीम मौके पर हालात को देखते हुए किसानों को 20 दिन का समय देकर वापस चली गई। किसान अशोक भावरी ने बताया कि जमीन उनके पास 50 वर्ष से अधिक से है। कुछ वर्ष पूर्व उनकी भूमि की श्रेणी किसी अधिकारी ने बदल दी थी, जो कि पूरी तरह गलत है और उसके बाद सरकार इस जमीन को अपना बता रही है, जबकि पूर्व में यह जमीन उनके पास अभिलेखों में मौजूद थी और ये मामला अदालत में चल रहा है। जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए डीएफओ हिमांशु बागरी ने लोगों से अपील कर टोल फ्री नंबर की जानकारी दी। डीएफओ हिमांशु बागरी ने टोल फ्री नंबर 1800-180-4075 जारी किया है। उन्होंने कहा कि वन महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और साथ ही फायर वॉचरों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर जंगल में आग की जानकारी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से कंट्रोल रूम ऐसे स्थान पर फायर वॉचर भेजकर आग बुझाने का काम करेंगे। रिटर्न जी जो वनाग्नि है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक आपदा के तौर पर घोषित किया गया है। वनाग्नि होने से न केवल जंगलों को नुकसान होता है, किंतु वहाँ पर जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। साथ ही उत्तराखंड जो है एक पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। तो वनाग्नि होती है तो वातावरण ऐसा खराब हो जाता है कि पर्यटक यहाँ पर आने का रुख नहीं करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वनाग्नि रोकना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मेरी सभी से अपील रहेगी कि वनाग्नि जो है स्वतः नहीं लगती है, इसमें किसी की या तो गलती से या जानबूझकर लगाया जाता है। तो सभी से अपील ये रहेगी कि कृपया करके जब भी आप कहीं जंगलों के आसपास जाते हैं तो कोई भी गलती से आग वहां पर। जंगली जानवरों को पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन पांडे ने उनके नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से वे आबादी बहुल क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। देखिए, जिस तरीके से जंगली जानवरों का तांडव देखा जाए इस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा, कहीं किसानों की फसल बर्बाद का है तो कहीं भालू आ जा रहा है, कहीं गुलदार आ जा रहा है तो कहीं आबादी क्षेत्र में हाथी गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वन विभाग को इसमें सूद लेनी चाहिए और जगह जगह इन्होंने जंगलों में जो पानी की जो व्यवस्था जंगलों के अंदर जानवरों के लिए नहीं, खाने की इनके लिए व्यवस्था नहीं, तो आबादी शहर के उनको भाग रहे हैं। इससे शहर के अंदर इनमें शहर की जनता के अंदर काफी आक्रोश है। और कहना चाहता हाँ, वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से आज हमारे शहर के अध्यक्ष भुवन पांडे द्वारा हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर तहसील। बिल्कुल निश्चित, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज जैसे कांग्रेस कमेटी ने मिलकर सब लोगों ने यहाँ पर लालगांव तहसील में ज्ञापन दिया है कि जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाए और जितने भी जानवर हैं, बस जंगली जानवरों की आज शहर में ज्यादा दिक्कत है। शहर में देखिए आज क्षेत्र के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जंगली जानवर के संबंध में। उनके द्वारा कहा गया कि जंगली जानवर जो है हमारी आबादी की तरफ आ रहे हैं और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा, जबकि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग द्वारा 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया था। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 61.5% मतदान हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 57.24% मतदान ईवीएम से हुआ है और मतगणना के दिन तक पोस्टल बैलेट से हुए मतों को जोड़ने के बाद कुल मतदान प्रतिशत साझा किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 में जो ईवीएम से मतदान हुआ था उसमें 58.01% का मतदान ईवीएम के मतों से हुआ था। शेष जो उसमें वृद्धि हुआ था 61.5% तक का, वो
जो अतिरिक्त परसेंट था वो डाक मतपत्र के माध्यम से, सर्विस वोटर्स के माध्यम से, और जो हमारे उस समय दिव्यांग मतदाता और जो वृद्ध मतदाता थे उनके, और जो मतदान कार्मिक थे उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ था, और कुल मतदान 61.5% का हुआ है। जो इस बार का ईवीएम से मतदान हुआ है उसमें 57.24% का मतदान जो है ऑन द डे ऑफ पोल हुआ है। तो बहुत कमी वैसे नहीं आई है, और जितना हमने प्रयास। और वहीं शहर में इन दिनों पेयजल आपूर्ति को लेकर समस्याएं सामने आ रही है। इसे लेकर जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि अभी शहर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति सामान्य है। अगर कहीं ट्यूबवेल खराब होता है तो वहां टैंकर से पानी देते हैं। पेयजल आपूर्ति को लेकर एक नंबर जारी किया गया है। शिकायत मिलने पर एक दिन में मामले को सुलझाया जाएगा। वहीं चार धाम को लेकर कहा कि 206 TTSP, 371 PTSP, 1081 हेडपंप आरक्षित है। 28 अप्रैल तक ये सभी चालू हो जाएंगे। पेयजल को लेके शहर में अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन कहीं कोई ट्यूबवेल अगर खराब होता है तो वहां पे हम टैंकर से पानी देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार 5 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती से काम किया है। करण महरा ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कामों को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी थी और कई इसी के चलते वोट भी नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में लोगों को ज्वाइनिंग कराई थी, लेकिन बीजेपी के लोग ही वोट देने नहीं गए। वहीं अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों की और उनके परिवार के लोगों की, तो उन्होंने वोट कांग्रेस को ही दिया है। देखिए, कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती से काम किया और मैं देख रहा हूं कि जो स्टडर्ड वे में कांग्रेस काम कर रही थी पिछले डिसेंट्रलाइज होकर पिछले 1-1.5 साल से, कार्यकर्ता जीवित था और कैंडिडेट्स को बड़े अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिला है और कार्यकर्ता ने पूरी जान लगा के काम किया है। वोट परसेंटेज गिरा है, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को होगा, जो मुझे मानना है, क्योंकि बीजेपी सरकार की कामों को देख के बहुत नाराजगी लोगों में थी और कई लोग इसी वजह से निराशा में वोट देने नहीं गए। जो लोगों को ज्वाइनिंग कराई बीजेपी में, उससे लेके भी नाराजगी थी। कैडर, बहुत सारा बीजेपी का कैडर वोट देने नहीं गया। वहीं सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों ने वोट दिया है। गर्मी का सीजन आते ही हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। लिहाजा किसी भी आग की घटना में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट सुचारू चल रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करते हुए उनमें से वाटर सप्लाई चेक की। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं, उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान, फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस महानगर के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथों पर हुई गड़बड़ियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। जल्दी ही इन सभी शिकायत व सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगे, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पर बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय होने के चलते यहां घनी आबादी है। पहले से चली आ रही पालिका की सीमा का सितंबर 2017 में विस्तार भी हुआ है। तब इसमें नगर के आसपास के 23 गांव शामिल किए गए थे। तब पालिका की सीमा 7.35 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 20.106 वर्ग किलोमीटर हो गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से अधिक दर्ज की गई है। इधर इस बार तैयार की गई सूची में 13 वार्डों में मतदाताओं की तादाद 22,289 बताई गई है, जबकि 2018 में 24,226 थी। इस प्रकार 1,970 मतदाता कम हो गए। पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी का कहना है कि सूची बनाते समय पूरे एहतियात बरता गया है। चुनाव की तैयारी हेतु राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के 13 वार्डों के मतदाता सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें 22,289 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 11,106 पुरुष और 11,148 महिलाएं और 5 जो हमारे थर्ड जेंडर जो हैं उनको चिन्हित किया गया। उत्तराखंड में भले ही मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और सबके कल्याण की बात करती है। हम सभी धर्मों के भाईचारे का नारा देने वाले लोग हैं। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको सद्बुद्धि देने की बात करते हैं, सबका कल्याण हो कहते हैं। हम तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाले लोग हैं। हम तो गांधी के हत्यारे नहीं रहे, हम गौडसे के समर्थक भी नहीं रहे। हम तो गांधी के पुजारी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। और इस देश में किसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, किसने राजनीतिक तुष्टीकरण किया, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, इस देश की जनता जानती। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित भाजपा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलवाई। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ महेंद्र भट्ट निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर महेंद्र जी के राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तराखंड विकास की गति में और आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं से, नए रास्तों से उत्तराखंड में प्रगति के रथ नहीं है और आगे तेजी से आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है महेंद्र भट्ट जी के विजन के ऊपर, महेंद्र भट्ट जी के कार्यों के ऊपर।
नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसीलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन ने कई पार्किंग चिन्हित की गई है, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं। जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी काम। आस्था का केंद्र मां पूर्णागिरि धाम में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु टनकपुर होते हुए मां के दरबार में पहुंचते हैं। इसी क्रम में आस्था पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ रुद्रपुर कैंप निवासी 38 वर्षीय प्रेम शंकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ रुद्रपुर से 15 दिनों का सफर तय करते हुए मेला क्षेत्र ठुलीगाड़ पहुंचा। इस सफर को प्रथम नवरात्र रुद्रपुर से शुरू किया गया था और लगभग 112 किलोमीटर का सफर 15 दिनों में तय किया गया। देहरादून के दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी जैसी सुविधाओं के लिए अक्सर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब शासन की तरफ से कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कंपनी के जरिए अस्पताल को अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी के लिए अलग से डॉक्टर और मशीनें मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीडी में अल्ट्रासाउंड के 2 मशीनें उपलब्ध रहेंगी और मरीजों को अगले दिन के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। इसको देखा गया है कि ये सब जांचें हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसको एक किसी डॉक्टर को करना पड़ता है, ये किसी मशीन द्वारा स्वतः नहीं करी जा सकती। तो ऐसे में शासन ने एक नया कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो हमें ईसीजी, ईईजी और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स मुहैया कराएगा और अपनी मशीन मुहैया कराएगा। तो ऐसे क्रम में हम लोगों ने एक कंपनी के जरिए यहाँ पर, जहाँ पुराना अल्ट्रासाउंड होता था वहाँ पर उसको जगह दी गई है, वहाँ पर ये तीनों सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जो पुराना अल्ट्रासाउंड है हमारा, वो भी उसके साथ वाले कमरे में जारी रहेगा। तो इस तरह से अब ओपीडी के मरीजों के लिए 2 अल्ट्रासाउंड मशीन्स हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पास होने के बाद ऑनलाइन भरे जा रहे प्रमाण पत्र को लेकर नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर उत्तराखंड सीएए प्रकोष्ठ के भाजपा सह संयोजक के दास के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक के दौरान ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके विषय में विशेष चर्चा की गई। इस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और सम्राट लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदू आए हैं, उनको जो है बिना शर्त में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और कल से जो है फार्म भरने का काम चालू हो जाएगा दिनेशपुर क्षेत्र में। और उसमें जो है मात्र 3 चीज़ों की जरूरत है। एक, मंदिर से प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये जो हिंदू है और ये शरणार्थी है, और दूसरा एक आधार कार्ड और एक फोटो। ये 3 चीजें होने से जो है उनको नागरिकता दी जाएगी और इसका ऐप भी लॉन्च हो गया है और कल से जो है सीएए जो गवर्नमेंट 1919 पे जो नागरिकता देने के लिए कानून पास किया, जिसका 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो गया। बंगालियों को, बौद्ध को, सिखों को, इन लोगों को नागरिकता देंगे। इस संबंध में पब्लिक से फार्म भराया जाएगा, उसको एजुकेट करने के लिए बैठा कि फार्म कैसे भरे जाएंगे, कोई पब्लिक से चीटिंग ना करे, पब्लिक को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज का मीटिंग लिया जा रहा है। शुल्क नहीं है, केवल सीबीएसई सेंटर जो अपना मेहनताना है वही लेगा। इसीलिए उन सीबीएसई सेंटर के लोगों को बुलाया गया कि आप पब्लिक के साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं करेंगे, जो आपका मिनिमम चार्जेज है वही आप।
नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसीलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन ने कई पार्किंग चिन्हित की, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं। हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं। उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। देहरादून के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स तो लगी है, लेकिन वह बेहतर ढंग से काम नहीं करती या वह जलती नहीं है। ऐसे में से क्षेत्र में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे सड़कों पर दुर्घटना का भी बड़ा खतरा बना रहता है। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने खराब हुई स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कहा कि स्ट्रीट लाइट्स का काम नगर निगम की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड को दिया गया है। देखिए, स्ट्रीट लाइट का काम निगम की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड EESL को दिया गया है और उनके द्वारा वेंडर से काम कराया जाता है। इसके लिए द्वारा हमारे क्लॉज में शर्त है, ये हमारे टेंडर में क्लॉज है कि 48 घंटे के अंतर्गत उनको लाइट सही करनी होती है, अदरवाइज उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। तो अभी भी जो प्रकरण वो 48 घंटे में प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उन पर हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा रही है और उसके उपरांत